नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की करते हैं शुरुआत। आज छत्तीसगढ़ को एक और वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात मिलने जा रही है। पीएम मोदी दुर्ग विशाखापट्टनम वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी दोपहर 4:15 पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाएंगे। जानकारी के मुताबिक सप्ताह में 6 दिन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सेवा मिलेगी। दुर्ग से चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का 3 स्टॉपेज भी होगा। आज छत्तीसगढ़ वासियों को वंदे भारत एक्सप्रेस के रूप में एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। यह ट्रेन अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगी और यात्रियों को हाई स्पीड ट्रैवल का नया अनुभव भी प्रदान करेगी। इस वंदे भारत एक्सप्रेस में कुल 16 कोच होंगे। मिली जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ को दूसरी वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली है। यह 16 सितंबर से दुर्ग, रायपुर, विशाखापट्टनम के बीच चलेगी। नई वंदे भारत भगवा रंग के साथ चलेगी। साथ ही पुराने मॉडल की तुलना में इसके फीचर्स में कई बदलाव किए गए हैं। तो प्रदेश को आज एक और वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलेगी। 4:15 पर पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाएंगे। तो पीएम मोदी दुर्ग विशाखापट्टनम वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाएंगे। प्रदेश को आज एक और वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलने जा रही है। वही खबर दुर्ग से है, जहां सचिन पायलट भिलाई सेक्टर 5 के विधायक निवास पहुंचे, जहां उन्होंने विधायक देवेंद्र यादव की मां और परिवार के सभी सदस्यों से मुलाकात की है। करीब 1 घंटे तक मां के पास बैठकर सचिन पायलट ने उनका हालचाल जाना है, उनके स्वास्थ्य की खैरियत ली है और परिवार वालों से मुलाकात भी की है, परिवार के सदस्यों से चर्चा की है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में सचिन पायलट देवेंद्र यादव के परिवार से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। करीब 1 घंटे तक उनकी मां से बातचीत की, उनका हालचाल जाना। पुलिस ने हमारे मानना है इसकी जांच सरकार ने कभी करी नहीं और उसने जो कार्रवाई करी है वो द्वेषपूर्ण है और देवेंद्र यादव जी को जानबूझकर तमाम धाराएं लगा। हमको न्यायालय पर पूरा भरोसा है और इसका हम न्यायपालिका में डटकर मुकाबला करेंगे। मैं ऐसा मानता हूँ कि सरकार ने टेलीमन बनाया हुआ है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी थे या जो लोग उसमें सम्मिलित थे उनमें से किसी को एक नोटिस तक नहीं दिया गया और हमारे हम लोग सब उनसे मिलके गए प्रतिपक्ष और हम सब उनके साथ खड़े हैं। हम न्याय की राय रहेंगे। न्यायपालिका में बहुत जल्द हमें लगता है, उम्मीद हमें है कि उनको राहत मिलेगी, लेकिन सरकार ने तमाम खड़ी करने में कसर नहीं छोड़ी है और हर षड्यंत्र, हर साजिश, हर दबाव का वो इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हमारे विधायक को जेल में रखे कि वो जो पूरा हिंसा हुई वो सरेआम सरकार की लापरवाही थी, इंटेलिजेंस फेलियर था। कलेक्टर एसपी मौके छोड़ के चले जाए तो लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल चरमरा गया है। वहां पर सरकार ने जानबूझ के उत्पात होने दिया, मैं ऐसा मानता हूँ, और अपनी गलती छुपाने के लिए वो विपक्ष को हमेशा टारगेट कर रहे हैं। वहां पर पहली बार इतना शांतिप्रिय इलाका है, वहां पर पहली बार इस प्रकार की हिंसा को अंजाम दिया गया, वो एक साजिशपूर्ण तरीके से किया है और सरकार विफल रही लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में, इसलिए कांग्रेस को टारगेट कर रहे हैं। बहुत जल्द का पूरा खुलासा होगा। हमारी पार्टी के कुछ वहाँ गए थे, रिपोर्ट लेकर आए हैं। हम भी अपनी तरफ से पक्ष रखेंगे, जो वहाँ आई विटनेस थे, जो लोगों से चर्चा हम लोगों ने करी और सरकार की जांच भी जो हो रही है वो लटकाने का काम करें ताकि लोगों के दिमाग से ये प्रकरण की घटना हट जाए और हमारे काम
बीजेपी सरकार जब से निर्मित हुई है यहाँ पर, बजाय अपने घोषणा पत्र के वादों को पूरा करें, जन कल्याण के काम करें, विकास को गति दें, उन्होंने द्वेषपूर्ण भावना से कांग्रेस के नेताओं को टारगेट करने का काम किया। ताकि ये देवेंद्र यादव की बात नहीं कर रहा हूँ, तमाम नेताओं को जहां मौका मिलता है वो झूठे केस लगाकर उनको दबाने का, उनकी आवाज को कुचलने का काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी नेताओं के साथ खड़ी है। जांच से हम कभी डरते नहीं है, जांच हो, दोषी को सजा न दें, लेकिन द्वेषपूर्ण कार्रवाई कर किसी का चरित्र भंग करने का अधिकार भाजपा को नहीं है। उनको याद होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी ने पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, तब वो ठीक थे, तब वो परिवार ठीक था। और जो दूसरे परिवार की बात कर रहे हैं, उनके सदस्य को वाजपेयी जी की कैबिनेट में राज्य मंत्री बनाए, तब परिवार ठीक था। मतलब सहूलियत के हिसाब से आप लोगों को अच्छा बना बुरा कहें, नीति क्या है, इतिहास क्या है, रोड मैप क्या है। अब वहाँ पर डबल इंजन सरकार है कि नहीं है? वहाँ के बनर्जी साहब हैं, केंद्र से नियुक्त हुए हैं, डबल इंजन सरकार है। वहाँ लगातार कल वहाँ आतंक करना है, नॉर्थ कश्मीर, सोपुर में, अनंतनाग में, हर जगह वहाँ हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। और भाजपा का क्लेम था कि कश्मीर बिल्कुल सब नॉर्मल हो गया। अगर नॉर्मल हो गया तो फिर ये घटनाएं क्यों घट रही हैं? और अगर बीजेपी को लगता था कि वहां पर सब कुछ नॉर्मल था, तो सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। और याद रखें आप लोग, अगर वहां पर आज चुनाव हो रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती थी चुनाव वहां पर हो। और अभी जो प्रचार हो रहा है वो सिर्फ 2024 के जो 4 जून को परिणाम आए थे, उसके बाद बीजेपी बैकफुट पर है। राहुल गांधी जी इस देश का एजेंडा तय कर रहे हैं और बीजेपी को लगातार अपने हाथ खींचने पड़ रहे हैं। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में प्रचंड बहुमत से कांग्रेस और इंडियन सरकार। खबरें बढ़ते आगे। बीजापुर कलेक्टर संबित मिश्रा द्वारा पैसे के लेन देन संबंध में ऑडियो जारी होने पर प्रभारी मंडल संयोजक कैलाश चंद्र रामटेके को निलंबित कर दिया गया है। निलंबन की अवधि में रामटेके शिक्षक एलबी का मुख्यालय कार्यालय खंड शिक्षा अधिकारी विकास खंड उसूर में निर्धारित किया गया है। निलंबन की अवधि के दौरान जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। वहीं प्रभारी अधीक्षिका जिनके बीच पैसों का लेन देन वाला ऑडियो जारी हुआ था, अधीक्षिका कुमारी लक्ष्मी पदम को 2 दिन के अंदर कलेक्टर के सामने दस्तावेजी प्रमाण पत्र के साथ ही स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। उक्त अधीक्षिका द्वारा संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। अभी हाल ही में शासन द्वारा तहसीलदारों के बड़े पैमाने पर स्थानांतरण किए गए हैं, जिस बात पर लेकर के स्थानांतरित हुए एक अधिकारी तहसीलदार दुबे जी के द्वारा शासन के विरुद्ध और माननीय मंत्री जी को लेकर के कुछ आपत्तिजनक बातें सोशल मीडिया में कही गई हैं, ऐसा आरोप लगाते हुए भाजपा के प्रतिनिधिमंडल द्वारा उक्त व्यक्ति तहसीलदार के विरुद्ध में उचित कार्रवाई करने के लिए एक ज्ञापन अभी सौंपा गया है। क्या जांच होगी, किस तरीके से मामले के तथ्यों की छानबीन की जाएगी और उसके आधार पर उचित धाराओं के तहत इसका शीघ्रता से निराकरण करने की कोशिश की जाएगी। हमारे बलौदाबाजार के लोकप्रिय विधायक छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व मंत्री आदरणीय टंकराम वर्मा जी के खिलाफ नीलमणि दुबे तहसीलदार जो सिमगा में पदस्थ है, उन्होंने संगीन आरोप लगाया है कि तहसीलदार का ट्रांसफ़र हुआ है, लेन देन करके ट्रांसफ़र किए, ऐसा आरोप लगाया हमारे माननीय मंत्री जी के। जो माननीय मंत्री जी के लोकप्रियता, उनकी छवि को खराब करने का प्रयास किया, भारतीय जनता पार्टी के छवि को प्रयास करने का प्रयास किया। नीलमणि दुबे ने बिना कारण बिना सबूत के इल्जाम लगाया है। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के बलौदाबाजार जिला के कार्यकर्ता वरिष्ठ नेताओं ने आज नीलमणि दुबे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का और तत्काल उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई करने की मांग करने के लिए है। तो बीजापुर कलेक्टर संबित मिश्रा द्वारा इस एक्शन के बाद सियासत भी तेज है। आपको बता दें, कलेक्टर ने ये एक्शन क्यों लिया? पैसों के लेन देन संबंध में एक ऑडियो जारी हुआ था, जिसके बाद प्रभारी मंडल संयोजक कैलाश चंद्र रामटेके को निलंबित कर दिया गया है। निलंबन की अवधि में रामटेके शिक्षक एलबी का मुख्यालय कार्यालय खंड शिक्षा अधिकारी विकास खंड उसूर में निर्धारित किया गया है।
वहीं निलंबन की अवधि के दौरान जीवन निर्वाह भत्ता भी दिया जाएगा। तो प्रभारी अधीक्षिका जिनके बीच पैसों का लेन देन वाला ऑडियो जारी हुआ था, उसके बाद कलेक्टर का ये पूरी कार्रवाई की गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रदीप माहेश्वरी बीजापुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे रुख करते हैं उनकी तरफ। प्रदीप, क्या कुछ है ये पूरा मामला? जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है। जैसे भी ऐसे किसी भ्रष्टाचार के जो मामले आते हैं, सोशल मीडिया में जो जारी होता है, तो तत्काल कार्रवाई कलेक्टर द्वारा की जाती है। तो निश्चित है कि जिससे मोदी की गारंटी और विश्व का सुशासन जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो जिससे भी इस तरह से जो सोशल मीडिया में भ्रष्टाचार के जितने भी बात आपको दिखेंगे, तो तत्काल कलेक्टर को निर्देश दिए गए हैं कि वो तत्काल कार्रवाई करके सुशासन पर ध्यान दें और भ्रष्टाचार पर को अंकुश लगाने का प्रयास करें। आपको बता दें कि जिससे भी इस वक्त छत्तीसगढ़ में जो भी जिले में कलेक्टर बैठे हुए हैं, बिल्कुल जीरो टॉलरेंस का काम कर रहे हैं और यहाँ भी कई जगह ऐसी शिकायतें जहाँ मिलती हैं, तत्काल एक्शन विश्व के सहायक सरकार द्वारा लिया जा रहा है। जी बिल्कुल प्रदीप, इस निलंबन के बाद सियासत भी तेज हो गई है। क्या कुछ कहा जा रहा है विपक्ष के नेताओं के द्वारा और राज्य सरकार के नेताओं और भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा? मैं आपको मैं इस पर बता दूं कि भूपेश बघेल की सरकार भ्रष्टाचार की सरकार छत्तीसगढ़ से गई थी और इसी को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए विश्व के साथ जितने जो काम कर रहे हैं, जीरो टॉलरेंस पर काम कर रहे हैं और भ्रष्टाचार को हमेशा के लिए हटाने का प्रयास सभी भागों में किया गया और लगातार इस तरह का प्रयास किया जा रहा है कि भ्रष्टाचार कभी और आम आदमी को कुछ किसी प्रकार का लेन देन न डालने का और काम बिल्कुल प्रदीप, जहां भाजपा सरकार ये दावा करती है कि वो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस के साथ ही काम करती है, वहीं भ्रष्टाचार के ऐसे मामले भी सामने आते हैं। आखिर व्यवस्था कहां लचर हो जाती है? ठीक है, आपको बता दूं कि भ्रष्टाचार तो लगातार बहुत है, लेकिन फिर भी विश्व का जो सुशासन का जो पूरा जो प्रयास है हर जगह और कार्रवाई जिस तरीके से पूरे छत्तीसगढ़ में कार्रवाई दिखी जा रही भ्रष्टाचार के खिलाफ या शराब के खिलाफ या रिश्वतखोरी के खिलाफ, तो निश्चित है कि विश्व का सुशासन काम आ रहा है और मोदी की गारंटी काम आ रही है। जीरो टॉलरेंस पर जो काम कर रही सरकार, तो निश्चित अच्छे परिणाम सामने देखने को मिलेंगे, लेकिन भ्रष्टाचार तो कभी खत्म हो नहीं सकता। इससे कार्रवाई भी तत्काल कर रहे हैं, ये हमेशा सोशल मीडिया पे देखने को मिलेगी। प्रदीप, भ्रष्टाचार को आखिर खत्म करने के लिए क्या कुछ सख्त कदम उठाए जाने चाहिए? जितना विश्वविद्यालय की सरकार है छत्तीसगढ़ आई, तब से जितने भी भ्रष्टाचार पर जो कार्रवाई हुई है, शायद पिछली सरकारों में सभी की कार्रवाई हुई है, जिसके कारण कांग्रेस को इस छत्तीसगढ़ से जीत को हार करना पड़ा। इसके लिए भ्रष्टाचार मुद्दा था और छत्तीसगढ़ सरकार के भ्रष्टाचार की वापस आई। बहुत शुक्रिया प्रदीप, आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आप निगाह बनाए रखिए। खबरों बढ़ते आगे। छत्तीसगढ़ स्टाम्प वेंडर और दस्तावेज लेखक संघ ने महानिरीक्षक पंजीयन अधीक्षक स्टाम्प पुष्पेंद्र मीणा के बाद आश्वासन के बाद हड़ताल नहीं करने का फैसला किया है। आपको बता दें, वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा ई ऐप लागू करने को लेकर प्रदेश भर के स्टाम्प वेंडर संघ और दस्तावेज लेखक संघ 3 दिन की हड़ताल पर जाने वाले थे। संघ का आरोप था कि सरकार द्वारा ई ऐप लागू करने से हम लोगों की रोजी रोटी पर सवाल खड़े होंगे, जिसे लेकर संघ की तरफ से मुख्यमंत्री और महानिरीक्षक पंजीयन अधीक्षक स्टाम्प पुष्पेंद्र मीणा को ज्ञापन दिया गया था, जिसके बाद आधिकारिक आश्वासन मिलने के बाद लोगों ने हड़ताल खत्म करने की बात कही है। आज महानिरीक्षक महोदय ने हमें बुलाया क्योंकि हम हड़ताल पर जाने वाले थे और उन्होंने बहुत ही प्रेमपूर्वक चर्चा की, सभी की समस्याओं का बारी बारी समाधान किया और समाधान करते हुए, चर्चा करते हुए उन्होंने ये आश्वासन दिया कि आप लोग इस व्यवसाय से अलग नहीं हो रहे हैं, आप लोग यथावत रहेंगे, आपका काम किसी को नहीं छीना जाएगा। ये हमको आप लोग भी यही चाहते थे कि आप लोगों के काम पे कोई असर न पड़े इस ऐप के लागू होने से, तो आप लोग पूरी तरह से संतुष्ट हो गए? हाँ, हम उनकी बातों से पूरी तरीके से संतुष्ट। आप कहाँ? देखिए, हम जो नया ऐप आ रहा था रजिस्ट्री के लिए, सारे दस्तावेज लेखक स्टाम्प वेंडर सहम गए थे। उससे समाचार पत्रों से ये जानकारी मिली थी कि अब दस्तावेज लेखकों का और स्टाम्प वेंडरों का रोल पूरी तरह से रजिस्ट्री में समाप्त होने जा रहा है।
हम उसी बात से चिंतित हो गए थे और उसी मांग के लिए हम हड़ताल के लिए बाध्य हो गए थे। लेकिन आज पुनः हम आईजी महोदय से बात किए हैं, मिले हैं, बहुत सकारात्मक माहौल में उनसे बातचीत हुई है। वो एक बहुत अपनापन से हमको उन्होंने आश्वासन दिया है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, कभी भी आप लोगों के व्यवसाय पर कोई आज किसी तरह की नहीं आने वाली। महानिरीक्षक महोदय को धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने हमारी समस्याएं को गौर से सुना और समस्त समस्याओं का निराकरण करने का आश्वासन दिया और हमारे कमीशन शुल्क भी बढ़ाने का प्रस्ताव भी दिया, तो उसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। और आप लोग पूरी तरह से संतुष्ट हुए उनकी बातों से? हम लोग उनकी बातों तो आज से आप लोग मतलब किसी प्रकार का हड़ताल की समस्या आप नहीं अभी हम लोग हड़ताल को स्थगित करते हैं जी, और हमको 15 दिवस का समय दिया गया है। 15 दिवस में पुनः हमको मीटिंग करेंगे। वहीं भारतमाला परियोजना के लिए जगह जगह जमीन केंद्र सरकार द्वारा अधिग्रहण का कार्य किया जा रहा है, लेकिन इसके मुआवजा को लेकर इसका कार्य का विरोध भी हो रहा है। यहां मुआवजे की राशि न के बराबर दी जाने की कई बार शिकायत भी आ रही है। ऐसी ही एक शिकायत दुर्ग के पुरई मार्ग से गुजर रही सड़क के जमीन अधिग्रहण के बाद मिलने वाले मुआवजे को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है, जिसके बाद आज वहां जमीन 70 से 80 की अधिक संख्या में जमीन मालिक वहां पहुंचे हैं और भारतमाला परियोजना से जुड़े अधिकारी से बातचीत की है, लेकिन जमीन का उचित मुआवजा नहीं मिलने तक काम रोकने की बात कही गई है। हम लोग पिछले 6.5 साल से यहाँ त्रस्त हैं, है ना, और हमको प्रशासन के द्वारा इतना त्रस्त कर दिया गया है। किसी के पास भी जाओ, कलेक्टर के पास मैंने कम से कम 25 से 30 बार जा चुका हूँ, आवेदन दे चुका हूँ, एसडीएम के चक्कर काट रहा हूँ। पहले हमारी फाइल बनाई गई स्क्वायर फीट में, कुछ त्रुटि सुधार के कारण उसको वापस मंगाया गया, है ना। उसके बाद उसको कर दिया गया हेक्टेयर में। आज हमने जितने में ज़मीन खरीदी उसका जो हमने रजिस्ट्री चार्ज पटाया है उतना भी अगर हमको ना मिले तो क्या मतलब, हमारी ज़मीन का पैसा ही नहीं मिल रहा है। और हमारे साथ करीब करीब, मैं इसमें अकेला नहीं हूँ, हमारे पास करीब 80-85 लोग जो इसमें त्रस्त हैं, जिनके हेक्टेयर में बना। हमने कलेक्ट्रेट में जाके आवेदन दिया, उनसे मिला। हमको 3 महीने से घुमाया जा रहा है कि आज कल 1 सप्ताह के बाद आप लोगों को उचित मुआवजा दिया जाएगा, और अभी तक हमको, मेरी ज़मीन जो है 2012 से ली हुई है और हमको सूचना भी नहीं दिया गया और इस पर काम चालू हो गया है। मामला ये है कि हम लोग को उचित मुआवजा मिलना चाहिए हमारे, जबकि हमारी रजिस्ट्री 2009 की है, छोटे टुकड़े हैं, हमारा स्क्वायर फीट में रजिस्ट्री हुई है और ये अचानक से अब ये बोलते हैं कि हम हेक्टेयर में बनाएंगे, उससे हमारा रेट भी नहीं निकलेगा। जबकि हमारा द्वितीय फेज में मैंने अपना खुद प्लाट देखा, मेरा प्लाट का 500 स्क्वायर फीट था, उसमें हम 9,65,000 बनाया हुआ था। अब NH ने ऑब्जेक्शन लगाया कि 500 स्क्वायर मीटर से जिनका ऊपर होगा उनकी ज़मीन को हेक्टेयर के हिसाब से देना पड़ेगा। बस एक लाइन का ऑब्जेक्शन उनका ये था। मैंने ये फाइल देखी है, मगर उन्होंने सारे प्लाट के सभी जितने प्लाटधारी सबको हेक्टेयर में बना दिया और उससे ये हो गया कि अब हमारी प्लाट की वैल्यू 38-35,000 40,000 के आसपास हो गई। आज मार्केट की वैल्यू मेरा मेन रोड पे है 4,000 स्क्वायर फीट है, 20 लाख का प्लाट है। हाँ, कलेक्टर रेट से अगर मान लो 4 गुना नहीं, कम से कम कलेक्टर रेट से भी तो हमको मिल जाए। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी श्रीकांत दास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे रुख करते उनके तरफ। श्रीकांत, आखिर क्या कुछ है ये पूरा मामला और मुआवजे को लेकर लोगों में इतना आक्रोश क्यों? ये बताना चाहेंगे मैडम कि जो भारतमाला परियोजना है दुर्ग से स्टार्ट होकर के रायपुर से लेकर के आरंग रोड तक की जाएगी। लगभग 92 किलोमीटर की लगभग 6 लेन की रोड है और इसकी लागत लगभग 2300 करोड़ रुपए की लगभग इसकी लागत NHAI बना रही है इसे, जिसे लेकर के अलग अलग जगहों पे अधिग्रहण किया जाता है। दुर्ग शहर को जारी बाईपास करते हुए जारी पूरे शहर को, जिसको लेकर के अलग अलग जगहों पे लोगों का अलग अलग विरोध आ रहा है क्योंकि कई जगह पे कहा जा रहा है कि मुआवजे की राशि काफी कम दी जा रही है। आपको बताना चाहेंगे कि सन 2000 से परियोजना की शुरुआत हुई बनने की और जो आज के समय में सन 2025 तक की पूर्ण करने की समय सीमा है, लेकिन यहाँ पे जो काम हो रहा है यहाँ पर लोगों का जो मुआवजे की राशि है वो पूरे तरीके से उनको मिल नहीं रही है। और कहीं तो शिकायत ये भी मिल रही है कि जो जमीन मालिक उनका साफ तौर पे कहना है कि पहले कीमत देने की बात हुई थी, परंतु यहाँ पे जब अधिकारी जो आकलन राज्य सरकार के आकलन करते हैं वो इसको स्क्वायर फीट के ना करके हेक्टेयर में करते हैं, जो एकड़ में होता है,
जिसकी वजह से इनके जो मुआवजे की राशि है लगभग वो 40-45 हजार से ऊपर नहीं जा रही है। परंतु आज उसी जमीन की कीमत लगभग 8-9 लाख रुपए है। तो उनका साफ तौर पे कहना है कि भाई इतनी जमीन जो अधिग्रहण कर रहे हैं, आज से लगभग 8-10 साल पहले उन्होंने जमीन परचेज की थी, यहाँ पे खरीदी थी, उसकी कीमत की रजिस्ट्री जो करवाए थे उसकी जो स्टाम्प ड्यूटी के चार्ज नहीं मिल रहा उनको, वो अधिग्रहण कर रहे हैं। तो किस तरह से अधिग्रहण कर रहे हैं? इसमें तो अधिग्रहण राज्य सरकार ने कर दी, तो केंद्र सरकार कर दी। NHI तो केंद्र सरकार की परियोजना होती है, पर यहाँ पे जो आकलन का जो कीमत लगाई जाती है और राज्य सरकार के जो अधिकारी होते हैं राजस्व के, वो लगाते हैं, परंतु कहीं न कहीं असमंजस की स्थिति बनी हुई है। बहुत शुक्रिया श्रीकांत आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आप निगाह बनाए रखिए। तो खबरों में बढ़ते आगे। राजधानी रायपुर में गणेश उत्सव और ईद मिलान नबी के मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है। यह फ्लैग मार्च शहर के अंदरूनी और मुख्य मार्गों, साथ ही चौक चौराहों से लेकर गुजर रहा है। इस फ्लैग मार्च का उद्देश्य न केवल शांति व्यवस्था बनाए रखना है, बल्कि गुंडे बदमाशों में खौफ पैदा करना भी है। आपको बता दें कि त्योहारों के मद्देनजर पुलिस ने हाल ही में 400 से ज्यादा बदमाशों को थाना तलब किया है और उनकी लगातार निगरानी भी की जा रही है। त्योहारों के दौरान डीजे के लिए माननीय हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन किया जाएगा। किसी भी प्रकार की शिकायत पर कानून फौरन कार्रवाई करेगी, ताकि त्योहारों के दौरान लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। वहीं राजधानी में वीआईपी रोड स्थित ऑन द रॉक्स डांस बार में चाकूबाजी का मामला सामने आया, जहां बदमाशों ने मामूली विवाद के बाद एक युवक के कुल्हे और जांघ पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें बार में मौजूद बाउंसर कुछ युवकों से बहस करते और युवक का हाथ मरोड़ते हुए नजर आ रहे। वह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। जानकारी के मुताबिक ऑन द रॉक्स बार में यह घटना रात के करीब 10 बजे की बताई जा रही है। बार के डांस फ्लोर पर लोग डांस कर रहे थे। इस दौरान एक दूसरे से टकराने के चलते कुछ युवकों के बीच मामूली सा विवाद हुआ और इस दौरान गुस्से में आकर एक शख्स ने चाकू निकाल लिया और दूसरे युवक पर हमला कर दिया। खबरें बढ़ते आगे। कांकेर के ग्राम गोवर्धन में भालू ने अचानक हमला कर दिया, जिसमें एक ग्रामीण बुरी तरह से घायल हो गया है। ग्रामीण अपने खेत में खाद डालने गया था। इसी दौरान एक भालू ने हमला कर दिया, जिससे ग्रामीण के हाथ एवं पैर में गंभीर चोटें आई है। कांकेर जिला अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। वहीं मामले की जानकारी के लिए वन विभाग की टीम भी जिला अस्पताल में मौजूद है। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।